हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं आपके 9th एमयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर का नाम है आपके पास फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर से जनरली पूछा क्या जाता है कि कभी कभी इससे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कभी कभी इससे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या कभी कोई इससे किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अच्छा, आप लोगों के साथ एक दिक्कत है कि आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन कहीं आता नहीं है साइंस में। ये चैप्टर हुआ आपके पास और एक और चैप्टर आएगा आपके पास जिसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है, तो न्यूमेरिकल्स को देख के घबराना नहीं होता बिल्कुल भी। जस्ट फॉर्मूलाज याद कर लो, उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये पता कर लो, और आसानी से सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो सकते हैं। एक एक करके इस चैप्टर की डिटेलिंग में बात करेंगे, इस चैप्टर के बारे में कुछ समझेंगे भी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और साथ ही जानेंगे कि आपके पास जितनी भी डेफिनेशन है, कौन कौन सी डेफिनेशन आपके एग्जाम में अहम होती है। क्लियर? तो एक एक करके इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं आपके पास। तो चैप्टर आपके पास फोर्स। देखो फोर्स क्या होता है, पहले अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, आपने बचपन से पढ़ते आया है कि फोर्स क्या है, कि मैम फोर्स इज ए पुश और अ पुल। नहीं, ऐसा नहीं होता। फोर्स की करेक्ट डेफिनेशन क्या कहती है आपके पास कि फोर्स इज अ पुल और पुश दैट कैन चेंज द शेप, यानी कि एक ऐसा पुल या पुश होना चाहिए जो क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हुई, शेप हुई, साइज हुआ या उसकी स्पीड हुई, इसको चेंज कर दे, ऐसा फोर्स या ऐसा पुश या पुल क्या कहलाएगा आपके पास, वो फोर्स कहलाएगा। क्लियर ना? अब फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? यानी कि मास का एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या निकल आएगा, फोर्स का फॉर्मूला निकल आएगा, यानी कि F इक्वल टू एम ए। किस डिवाइस से फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां से इसके पास जो सवाल आता है वो आता है इसके एसआई यूनिट से रिलेटेड, कि मैम फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। बच्चे बड़े कंफ्यूज कर जाते हैं कि एसआई यूनिट इसकी न्यूटन है या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखो बच्चों, दोनों ही इसके एसआई यूनिट है। इसकी फोर्स की एसआई यूनिट जो है वो क्या आपके पास न्यूटन भी है और इसके पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। क्लियर ना? अब ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक न्यूटन फोर्स जो होता है वो ऐसा फोर्स है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो 1 केजी मास है उसके अंदर, उसका एक्सेलरेशन का क्या दिया है, चेंज कर दिया जाए। कितना चेंज कर दिया है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास 1 न्यूटन ऑफ फोर्स कहलाया जाएगा। क्लियर ना? अब जैसे हम इसके पास एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एग्जांपल में हम आपके पास क्या क्या है, तो एग्जांपल है पुशिंग अ डोर, कि आप कोई भी डोर को पुश करते हैं तो आप क्या लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। आप कोई भी गेट है, आप गेट को खोल रहे हैं तो क्या है आपके पास एक वो फोर्स है। क्यों? क्योंकि गेट पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, लेकिन जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो गेट का क्या हो गया, मोशन आया उसमें और उसने स्लाइडली अपने आप को ट्विस्ट किया, टर्न किया। सेकेंड है आपके पास पुलिंग अ बकेट फ्रॉम अ वॉल या वेल, यानी कि आप क्या करवा रहे हैं, किसी भी वेल से, किसी भी कुएं से। पुराने टाइम पर लोग, अब तो कुएं नहीं हुआ करते हैं, लेकिन पुराने टाइम पर लोग क्या करते थे, बकेट को उसमें डालते थे, पानी भरते थे और उसको अपने हाथों से क्या करते थे, खींचते थे। तो ये भी क्या कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो पुल कर रहे हैं। तो पुल क्या आपके पास एक फोर्स है। किकिंग अ फुटबॉल, ये तो आप लोग खूब खेलते हो फुटबॉल, तो भाई तो फुटबॉल को किक करना भी क्या आपके पास फोर्स है। ये आपके पास फॉलिंग एप्पल, बच्चे बड़े दुखी होते हैं कि भाई न्यूटन न्यूटन। देखिए, न्यूटन ने हमें बहुत अच्छी डिस्कवरीज दी थी, तो उन्होंने ये वही वाला न्यूटन का वो पेड़ है जिसने क्या करा है, वो सेब को गिरते हुए देखा था और ग्रेविटी की खोज कर दी थी। तो ये भी क्या आपके पास एक फोर्स है। क्लियर बच्चा पढ़ी? तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्स और इसके इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि फोर्स में अगर हम दो पर्सन्स को ले रहे हैं, कि मेरे पास कोई भी एक बॉक्स है और उस बॉक्स पर 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो वो किस तरीके से उस पर फोर्स लगा सकते हैं। तो एक सिचुएशन देखते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन ये है कि जिसमें एक पर्सन है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगा रहा है, और एक पर्सन है वो भी कितना लगा रहा है आपके पास, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। कि दोनों 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन भी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है आपके पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। मैं कह रही हूं कि फोर्स आपके पास क्या है, एक फोर्स आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ बच्चा पढ़ी,
कि एक ऐसी यूनिट जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ ही इसके अलावा उसमें क्या हो, उसमें डायरेक्शन हो। क्लियर? साथ ही उसमें क्या हो, उसमें डायरेक्शन हो। तो वो कैसी क्वांटिटी कहलाती है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही हूं, तो मैं कितना फोर्स लगा रही हूं, तो ये मैं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रही हूं, मैं इसको इस तरीके से डायरेक्शन में लगा रही हूं या अपनी साइड डायरेक्शन में लगा रही हूं, तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उससे ही हम पता कर पाते हैं कि वेक्टर के आपके फोर्स के आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे क्या है, कंबाइनिंग फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो पहली सिचुएशन में क्या हो रहा था, ये पर्सन 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये भी पर्सन क्या है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये वाला पर्सन जो फोर्स लगा रहा है वो इस साइड लगा रहा है और ये वाला पर्सन कहाँ लगा रहा है, इस साइड लगा रहा है। तो जब आपके पास फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो जब हमारे पास दोनों फोर्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे नेट मूवमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपके पास नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। दूसरा सिचुएशन देखते हैं आपके पास कि यहाँ पर क्या है कि अब आपके पास ये एक पर्सन 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, लेकिन 2 जो पर्सन है वो कितने का लगा रहा है, एक 10 न्यूटन का लगा रहा है और दूसरा 5 न्यूटन का लगा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसे A मानूं और इसको मानूं B, तो 5 + 10 कितना हो गया, टोटल वो आपके पास 15 न्यूटन। तो ये दोनों इस बॉक्स पर कितने का लगा रहे हैं, 15 न्यूटन, और फोर्स कैसे लगाएंगे, इस डायरेक्शन में। ये अकेला इस पर कितने का लगा रहा है, ये लगा रहा है इस पर 30 न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जब अब दोनों की साइड क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में हम जाएंगे, मैग्नीट्यूड में जाएंगे तो ये 30 का और ये 15 का, तो 30 - 15 करेंगे तो इस पर नेट फोर्स कितने लगा, नेट फोर्स लगा इस पर 15 न्यूटन का। तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस साइड से लग रहा है, ये पर्सन इसको इस साइड से लगा रहा है, तो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव किस तरफ करेगा, मोशन इस डायरेक्शन में इसका मोशन रहेगा। तीसरा देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये 2 पर्सन आपके पास, एक 4 न्यूटन का लगा रहा है, एक 8 न्यूटन का, तो 4 और 8 कितना होगा, टोटल हो गया आपके पास 12 न्यूटन। तो यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 12 न्यूटन का। ये कंबाइनिंग फोर्स है, यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। सेम डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो क्या हो जाता है, हो जाता है सम। क्लियर इतना? और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस तरीके से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर बच्चा पढ़ी? तो याद रखिएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में दे रखा है और कितने मैग्नीट्यूड का दे रखा है। अब फोर्स के इफेक्ट की बात करते हैं कि फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है। तो ध्यान से देखो, चेंज इन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज कर सकता है। आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, आप फुटबॉल खेल रहे थे, जब तक फुटबॉल आपके पास आई तो हो सकता है वो स्लो मोशन में आई हो, लेकिन जैसे आपने उसको बहुत तेजी से क्या लगाया, फोर्स लगाया, किससे, अपने पैरों से, यानी कि किक किया, तो उसका क्या हो गया, वो और ज्यादा मोशन में आ गई। चेंज इन शेप, आपके जो स्पंज होता है उसकी नॉर्मली शेप ऐसी होती है, उसमें आप जैसे इसको स्क्वीज करेंगे या इसको ऐसे दबाएंगे तो उसके क्या हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है चेंज इन डायरेक्शन। आप अपनी बाइसाइकिल पे जा रहे थे, अब बाइसाइकिल को आप ऐसे सीधे सीधे जाए थे, लेकिन आप पे और फोर्स जनरेट करके आपने क्या कर दिया, उसके हैंडल को मोड़ा, यानी कि हैंडल पे फोर्स लगाया, तो जिससे क्या हो गया, उसने डायरेक्शन चेंज कर लिया। चेंज इन स्पीड, कि हम फोर्स की क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं, यानी गाड़ी में जो एक्सीलरेटर होता है उससे क्या करते हैं, हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान से समझे ना, फोर्स आपके पास 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर? कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगने वाला, अगर दोनों ऑब्जेक्ट की सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं, यानी कि आपस में टच हो रहे हैं, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाता है, आपके पास कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। और दोनों की सरफेस अगर आपस में टच नहीं हो रहे, बावजूद उसके वहां पर फोर्स लग रहा है, नहीं है टच में लेकिन बावजूद उसके फोर्स लग रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल की बात करें आपके पास, तो इसमें एक आता है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स।
मस्कुलर अगर जो मसल से लगने वाला फोर्स, यानी कि ऐसा फोर्स जो हम अपने मसल से लगाते हैं, यानी द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स और ह्यूमन बॉडी मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जैसे आपके पास एग्जांपल की बात करें, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि आप उसको पुल कर रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? मस्कुलर फोर्स कहलाता है। क्लियर? दूसरा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। फ्रिक्शनल फोर्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, इसके कांटेक्ट में आ गया है, तो ये चाह रहा है कि ये अब किस में रहे, अपने मोशन में रहे, लेकिन जो सरफेस है, सरफेस के कांटेक्ट में आने से जब ये मोशन में जाएगा तो सरफेस क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट करेगा जिससे कि इस मोशन को ये अपोज करेगा। क्लियर? क्या करेगा, इसको ये अपोज करेगा। तो इसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स दैट इज अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन अ कांटेक्ट। यहाँ डेफिनेशन खुद कह रही है कि टू सरफेस इन अ कांटेक्ट में एक फोर्स जनरेट होता है जो क्या कर रहा है, मोशन को अपोज मतलब उसको रोक रहा है। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जब हम जो है आइस पर चलते हैं तो हम आसानी से उस पर क्या, आसानी से फिसल जाते हैं। क्लियर? और वहीं पर अगर मैं क्या करूं कि मैं जो हूं किसी भी आपके पास किसी कंकड़ भरे रास्ते में चलूं, यानी कि ऐसे सड़क पे चलूं जहां पर बहुत सारे होल्स बने हुए हैं, तो वहां मैं आसानी से नहीं चल पाऊंगी। क्यों, ऐसा कैसे आया? वो इसलिए आया बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। कि फ्रिक्शन फोर्स दोनों जगह लगा है, लेकिन एक जगह ज्यादा लग रहा है और एक जगह कम लग रहा है। नेक्स्ट आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझिए। अच्छा बच्चों में आप लोगों में एक चीज हो, आप लोग क्या कहते हो कि ये ग्रेविटी है, कि पेन जो है यहां से आई है ग्रेविटी। नहीं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे ही नहीं कहते हैं, इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास मास है। इसका मैं मास मान लेती हूँ m1 और इसका मास मान लेती हूं मैं m2। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, क्योंकि मास क्या करता है, आपस में अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है लगा हुआ है और वो मास क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसा फोर्स जनरेट जो होता है वो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जैसे मैं इस बोर्ड यहाँ पे खड़ी हुई, तो बोर्ड मुझ पर फोर्स लगा रहा है और मैं बोर्ड पर ही फोर्स लगा रही हूँ, या मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीज है वो सब मुझ पर फोर्स लगा रही हूँ, मैं उन्हीं सराउंडिंग पर फोर्स लगा रही हूँ। बावजूद उसके हम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हैं, क्योंकि दोनों हर जगह से जो फोर्स लगा रहा है, नेट फोर्स क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है, इसलिए हम क्या आसानी से खड़े हुए हैं। अब वही चीज अर्थ के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि अर्थ का मास ज्यादा है हमारे मास से, तो अर्थ क्या है, इसको हमेशा अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी ये पेन है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये अपने सेंटर की तरफ खींचती है। सेंटर ऑफ मास से, यानी कि अर्थ के सेंटर ऑफ मास से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी में अंतर होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब अर्थ जो हमें आपका अर्थ जो है वो हमें जो फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में लगने वाला फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। ये तो बहुत ही सिंपल है कि आपने बचपन में देखा होगा कि दो मैग्नेट लेते हो आप लोग और दोनों मैग्नेट को आपस में लेके आते हो, तो कभी वो चिपक जाती है, कभी वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, यानी कभी वो रिपेल करती है, कभी वो अट्रैक्ट करती है। ऐसे क्यों करती है कि जब कभी भी हम मैग्नेटिक पोल्स को लेकर आएंगे कि आपके पास मैग्नेट है और आप किसी भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे ऑब्जेक्ट को जब इनके पास में लेकर आएंगे, पास में लेकर आने मतलब इतना पास, कांटेक्ट में नहीं लाना है, सिर्फ इतना पास लेकर आना होता है, तो जिसकी वजह से जो मैग्नेट वो क्या करेगी, इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो इसी फोर्स जो इस मैग्नेट ने लगा इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब मैग्नेट में हमें ये पता है कि कोई भी मैग्नेट जो होती है हमारे पास, उसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि जो सेम पोल होते हैं, सेम पोल आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट पोल जो होते हैं, अपोजिट पोल यानी कि नॉर्थ और साउथ, या साउथ और नॉर्थ, वो क्या करते हैं आपस में, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, हमेशा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? देखो हमेशा ये क्या कर रहा है, अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो ये हमेशा कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट यानी कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या कहलाता है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाया जाता है। अब हमें पता है चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं आपस में, हमेशा रिपल्शन करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करेंगे आपस में, हमेशा वो अट्रैक्शन शो करेंगी। क्लियर बच्चा बड़ी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कि यहाँ पर आपके पास अगर न्यूमेरिकल आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम में तो आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल को पढ़ो, ये देखो क्या क्या दे रखा है, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ और सॉल्यूशन कर लो। जैसे इस वाले न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, की कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है, और वो कितने मोशन से करेंगे, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू ma, तो फोर्स यानी कि 5 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, 20 न्यूटन। तो फोर्स कितने का लगा इसमें, 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। इस तरीके से कई सारे आपसे सवाल पूछ ले जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो बस क्या ध्यान रखना है आपको, आपको बस ये ध्यान रखना है फोर्स इक्वल टू ma, बस। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक है प्रेशर, कि मैम प्रेशर क्या होता है। भाई देखो, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि मैं आपके भाई बताओ प्रेशर कैसा है, तो एग्जाम जैसे जैसे पास आ रहा होता है आप कहेंगे कि हमें प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है। तो इस प्रेशर का मतलब ध्यान से समझना कि प्रेशर क्या होता है आपके पास, कि ये भी एक फोर्स है लेकिन एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहलाते हैं, उसके फोर्स को कैलकुलेशन करेंगे या उस फोर्स को क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं उसको प्रेशर, कि कितने यूनिट एरिया पर यानी कि इस यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे इसको प्रेशर कहेंगे। क्लियर। तो प्रेशर की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि F अपॉन ए। इसको बहुत अच्छे से समझ लो, यहां से कई दफा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे, हम कह रहे हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रेशर के। क्लियर। तो यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ, फोर्स के। इसका मतलब जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही फोर्स बढ़ा है, या जितना आप फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगर मैं इसको 1-2 टाइम्स बढ़ा दूं, यानी कि जो फोर्स लग रहा है अगर मैं इसको 2 टाइम्स बढ़ा दूं तो मेरा जो प्रेशर है वो भी कितना बढ़ेगा, 2 टाइम्स ही बढ़ेगा। क्लियर। अच्छा, यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम जरा हटा लेते हैं और यहां मैं इक्वल का साइन लगाती हूँ, वो जल्दी। तो यानी कि अगर मैंने फोर्स को 2 टाइम्स बढ़ाया है तो मेरा जो प्रेशर है वो भी कितना टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा। क्लियर। अब दूसरी चीज रह गई, मैं कह रही हूं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एरिया कम रहेगा, यानी कि कम एरिया पर ज्यादा प्रेशर लगेगा और ज्यादा एरिया पर कम प्रेशर लगेगा। क्लियर। इस चीज को क्या बोलते हैं, हम इस चीज को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके पास है प्रेसिंग अ पिन, कि आपने एक पिन ली और उस पिन की जो टिप होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो आप इस टिप को आप किस पर ले रहे हैं, आप एक वुडन ब्लॉक पर ले रहे हैं और मैं इसको हैमर से क्या करूं, इस पर फोर्स लगाऊं तो ये पिन क्या आसानी से अंदर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स लगाया है लेकिन एरिया क्या है इसका, एरिया इसका कम है, तो जिसकी वजह से इस वुडन ब्लॉक पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, वो ज्यादा लगेगा, और ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से जो पिन है वो आसानी से क्या है, वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी। क्लियर। इस वाले केस में देखते हैं कि कोई एक पर्सन है जो आपके पास स्नो शूज उसने पहन रखे हैं और एक आइस पर क्या है वो स्टैंड कर रखा है। तो जो अपने स्नो शूज होते हैं उसमें देखा होगा कि वो बहुत ही बड़े होते हैं, यानी कि वो इतने बड़े होते हैं और फिर इसके अंदर हम अपने पैर फंसाते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया है यानी कि इस वाली कंडीशन में जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। तो अब हमें इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स, क्योंकि भाई हम खड़े होंगे तो हमारा फोर्स लगेगा इस पर। तो जो फोर्स लगाएंगे वो कितना भी लगाए लेकिन एरिया ज्यादा होने की वजह से जो इस पर प्रेशर पड़ेगा वो क्या लगेगा, वो कम होगा। क्लियर। सिंपल सा हिसाब है, एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम, अगर एरिया कम करोगे तो प्रेशर ज्यादा। क्लियर। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हम एक और चीज की बात कर देते हैं, हम कर देते हैं फ्लूइड
प्रेशर। देखो नॉर्मल प्रेशर हमें समझ में आता है, अब सवाल आता है क्या फ्लूइड में भी प्रेशर लगता है? फ्लूइड का मतलब हम यहाँ पे लिक्विड से ले रहे हैं। हाँ भाई सीधी बात है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, जितने एरिया में वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं यानी कि पर यूनिट एरिया तो वहां भी लग रहा है, तो उनमें भी क्या लगेगा आपके पास? प्रेशर लगेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके पास प्रेशर की कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर में यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, यहां से भी मॉलिक्यूल्स लगाएंगे और यहां से भी लगाएंगे, लेकिन यहां पर अगर लास्ट में देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है और इधर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है, यानी कि आप जैसे जैसे डेप्थ में आते जाएंगे प्रेशर क्या है? बढ़ता जाएगा। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि प्रेशर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ, कि आप जितने डेप्थ में जाएंगे प्रेशर आपके ऊपर उतना ही लगता जाएगा। क्लियर इतना? किस डिवाइस से हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं? तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर। जनरली हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मैनोमीटर। इस मैनोमीटर से हम क्या कर सकते हैं? हम फ्लूइड प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास क्या होते हैं? कई सारे इंस्ट्रूमेंट और होते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात कर लूं मैं तो हमारे पास मॉडर्न गॉज है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर गॉज है, ये भी आपके पास कई सारी यूनिट होते हैं, कई सारे डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर की अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी मैम, तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी अभी आपने? न्यूटन। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या आ जाएगी आपके पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर था? लेकिन हम इसको 2-4 यूनिट में और मेजर करते हैं, जैसे हम इसको टॉर में भी कर लेते हैं या हम इसको बार में भी कर लेते हैं। क्लियर? और भी कई सारी यूनिट आपके पास होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये बात कही थी हमने भी फ्लूइड में लगने वाले प्रेशर की। अब हम बात कर लेते हैं कि एयर, क्या एयर भी हमारे पास प्रेशर लगाती है? हाँ भाई एयर भी लगा रही है हमारे पास। हमें पता है कि ऊपर क्या है हमारे पास पूरे में? ब्लैंकेट ऑफ एयर क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, जब वो हमारे कांटेक्ट में आ रहे होंगे तो वो क्या लगा रहे हैं? हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। तो उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर अबव अस। हमारे ऊपर जो एयर है उस एयर का जो वेट है यानी कि वो हमारे पे जो प्रेशर लगा रहा है वो क्या कहलाएगा आपके पास? एटमॉस्फेरिक कहलाएगा। क्लियर? तो इसका ऐसा यूनिट क्या आपके पास? इसका ऐसा यूनिट है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 101.3 किलो पास्कल। ये इतना आपके ऊपर लगता है। क्लियर इतना? अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक चीज देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं? हम स्ट्रॉ लेते हैं, हम स्ट्रॉ से जो जूस पीते हैं कैसे वो हमारे स्ट्रॉ में आ रहा है। तो ध्यान समझो कि आपके पास जो स्ट्रॉ है यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से, आपने उसमें क्या डाला? स्ट्रॉ डाला। स्ट्रॉ के अंदर क्या है? अभी एयर है। हम क्या कर रहे हैं? बाय सकिंग, यानी हम इसको सक करके उस एयर को अपने अंदर ले रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? इस जगह पे, थोड़ी सी जगह पे क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब एयर क्या कर रही है? उस स्ट्रॉ में यानी कि जो जूस है उस पर भी क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। और इधर से जो हमारा पाइप है वो क्या कर रहा है? हम ऊपर से एयर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है जिसकी वजह से जो जूस है वो कहाँ जा रहा है? वो हमारे इस पाइप में फ्लो कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? जूस पी पाते हैं। क्लियर था बच्चों? बड़ी नेक्स्ट है आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नोज ब्लीड ऑन माउंटेन्स, कि हम जैसे माउंटेन्स पर जाते हैं तो हमें नोज ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से समझिएगा कि मुझे पता है कि जो ये मेरा एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ। अब यहाँ पर जरा एयर के बारे में देखें तो एयर इधर से फोर्स लग रहा है यानी कि इधर से प्रेशर लग रहा है, तो वो क्या आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्योंकि एयर की डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे अगर मैं जब इस वाली रीजन में पहुंच जाऊंगी तो यहाँ पर एयर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सीधी बात है कि अब जब आप नीचे की तरफ है तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप ऊपर जितना माउंटेन रीजन पर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? उतना ही कम लगेगा। क्यों? क्योंकि एयर वहां पर क्या है? कम है। उसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी क्या है वहां पर? कम है। जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है वो तो हमें एक फ्लूइड प्रेशर लगा रहा है, वहां पे फ्लूइड क्या है? ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है? अपने हमारे आर्टरीज, वेन्स पर क्या कर रहा है? प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो ये टाइम क्या आएगा कि हमारी बॉडी का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है नोज में वो क्या करती है? एक्सपैंड कर जाती है और ब्रस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? नोज ब्लीडिंग हो जाती है। क्लियर था?
तो यहाँ पर आपने क्या क्या देख लिया, आपने फोर्स जाना, टाइप्स ऑफ फोर्स जाना, आपने ये भी जाना प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, और आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़े से पीवाईक्यूज को सॉल्व करने जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियोस को दोबारा देखिएगा और चैप्टर्स को फिर से दोबारा रीड करके देखिएगा। तो अगर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, कि कौन सा फोर्स इसमें से कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में आना ही पड़ेगा, यानी उनको कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिस नहीं, क्योंकि मार्कर यहाँ और जमीन नीचे, तो ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स है ही नहीं किसी भी हालात में। दूसरा क्या आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी बताया था हमने कि आपके पास कोई भी सरफेस है और उस सरफेस पे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है कि वो यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट में आ रहा है। क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप कहेंगे मैम मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं है, तो हमने बताया मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो आपके पास मैग्नेट है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, वो अगर इतनी भी दूर है तो मैग्नेट क्या है, उसमें फोर्स जनरेट करती है, तो यहाँ कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों नहीं, क्यों, अरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज की बॉडी है। अगर दोनों दूर है और दूर होने के बावजूद भी दोनों में क्या लगेगा, फोर्स जनरेट लगेगा, तो इसलिए क्या है आपके पास ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये तीनों कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसका सही आंसर क्या आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट ऑफ अ सरफेस, यानी कि एक ऐसा फोर्स जो यूनिट एरिया पर लग रहा है। यूनिट एरिया पे कौन सा फोर्स लगता है, पता है कौन सा लगता है, प्रेशर। प्रेशर का इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किस पर लग रहा है, पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कहते हैं प्रेशर। नेक्स्ट है व्हेन टू फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द, यानी कि आपके पास दो फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट है जो क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन कैसे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, सम ऑफ टू फोर्सेस, क्या इन दोनों का सम हो जाएगा, नहीं, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस, हाँ, कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही क्या कहलाएगा आपके पास, वो कहलाएगा आपके पास नेट फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स, कि मस्कुलर फोर्स को आप किस और नाम से जानते हैं, तो पता है मस्कुलर फोर्स मतलब अगर मैं इस मार्कर को भी ले रही हूं तो मैं अपनी मसल से इसमें फोर्स लगा रही हूं जिसकी वजह से मैं इसको पुल कर पा रही हूं। तो मस्कुलर फोर्स कैसा हुआ आपके पास, मस्कुलर फोर्स हुआ आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, कि इनमें से कौन सी प्रेशर की यूनिट नहीं है। क्लियर, तो हमने इसमें बात करी थी, पास्कल होती है, बार होती है, टॉर होती है, लेकिन जूल जो है, जूल क्या है, वो प्रेशर की यूनिट नहीं होती है। क्लियर ना, तो ये कुछ आपके पास पीवाईक्यूज थे जो आपको चैप्टर में से आप जब रीड करेंगे, वीडियोस को दोबारा देखेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जिसका हम आपको आंसर दे सकते हैं।